अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ रुचि। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। वर्षा जल का संरक्षण करने की तकनीक पर जानकारी, आम के फलों को हानि पहुंचाने वाले फल मक्खी कीट का समेकित नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों को कृषि सलाह। किसान भाइयों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जल ही जीवन है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल है। वहीं दूसरी ओर कृषि की परिप्रेक्ष्य में देखें तो इसकी कम उपलब्धता के चलते कृषि कार्य काफी दुर्भर होता जा रहा है और बारिश से प्राप्त होने वाला पानी भी खेत से बहकर नदी नालों के द्वारा समुद्र में चला जाता है। यदि हमारे किसान भाई इस वर्षा जल का सही तरीके से संग्रहण कर लें तो खेती के लिए पर्याप्त सिंचाई जल की व्यवस्था हो जाएगी। साथ ही साथ इससे दिनों दिन गिरते भूजल स्तर को रोकने में भी सहायता मिलेगी। तो किसान भाई किस तरह से करें वर्षा जल का संग्रहण, इस बारे में सुझाव दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर आर.डी. सोनी। किसान भाइयों, इन दिनों हमारी फसलों की कटाई हो चुकी है और हमारे खेतों में आगामी खरीफ फसल की तैयारी के लिए व्यवस्थाएं की जानी है। हम सब जानते हैं कि फसलों के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है। यदि यह पानी आपके खेत में हो और उसका भरपूर उपयोग हमारी फसल के द्वारा हो सके तो इसमें पानी के ऊपर लगने वाली लागत कम हो सकती है, नहीं तो सिंचाई करना पड़ता है। ये हम सब जानते हैं। किसान भाइयों, कहने का आशय मेरा ये है कि आप अपने खेत में वर्षा जल का संरक्षण, जो सतह में आता है, जो जमीन सूख लेती है, उसके बाद जो बहता है, उस जल का संरक्षण करने की आवश्यकता है और वह आप अपने खेतों में कर सकते हैं। खेतों के ढालू नीचे वाले हिस्से में भी कर सकते हैं। उनके सारे उपाय हैं और इनमें शासन द्वारा, सरकार द्वारा भी व्यवस्थाएं की गई हैं। दिन प्रतिदिन देखने में आ रहा है कि प्रतिवर्ष भूमि के जल स्तर में औसतन 1 से 4 मीटर तक गिरावट देखी जा रही है। इसलिए इस तरह की समस्या से निजात पाने के लिए हमारे किसान भाई वार्षिक के पानी को संचय कर इसे अपनी फसल में कैसे प्रयोग में लाएं, आइए जानते हैं। इनमें जो प्रमुख रूप से है कि सतही जल को खेत से बाहर जाने से रोकने के लिए प्रमुख उपाय है कि प्रत्येक किसान भाई अपने खेतों में 3 साल में कम से कम एक बार गहरी जुताई अवश्य कराएं। ऐसा करने से मिट्टी तो पलटती ही, रोगों का नियंत्रण तो होता ही है, कीड़ों का प्रकोप कम होता है, साथ ही साथ जल संरक्षण बड़े आसानी से और अधिकतम किया जा सकता है। और इसको करने के लिए हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, जिससे कि आपकी फसल की पैदावार भी अच्छी होती है, खेतों में खरपतवारों का प्रकोप भी कम होता है। इसलिए हमें गहरी जुताई करके जल संरक्षण करना चाहिए। दूसरी बात ये हमें ध्यान में रखना है कि खेत का पानी खेत में रहे, इसके लिए आवश्यक है कि ढाल के मने क्षैतिज हमें बोनी करना चाहिए। ऐसा करने से भी जो हमारी कूड़ बनेगी, आड़ी बनेगी और आड़े होने के कारण उनका पानी तेजी से बह नहीं पाएगा, रुक रुक के पानी जाएगा, वो हमारे फसलों के लिए भी आवश्यक होगा और खेत का पानी जमीन के अंदर जाएगा।
तीसरी बात, ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि खेत का पानी खेत में रोकने में या ज़्यादा पानी है, कहीं से ऊपर से बह के आता है पानी, तो ऐसी स्थिति में सतही जल को रोकने के लिए हम अपने खेतों के निचले हिस्से में गड्ढा करके, इसके लिए सरकार द्वारा भी योजनाएं हैं, बलराम तालाब जैसी योजनाएं हैं जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही हैं, इनका भी लाभ लिया जा सकता है और जल का संरक्षण करके आवश्यकता के समय अपने खेतों में बोई गई फसलों के लिए हम सिंचाई का भी लाभ ले सकते हैं और अपनी फसल का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि यदि आपके खेतों के आसपास से प्राकृतिक नाला गुजरता है जहाँ से पानी खेतों का होकर इकट्ठा होता है और बह के निकल जाता है, यदि ऐसी जगहों में छोटे छोटे स्टॉप डैम अपने स्तर पर बनाएं या सरकारी स्तर पर, पंचायत स्तर पर बनाने के लिए आप मिलकर प्रयास करें। यदि ऐसा करेंगे तो आपके खेतों का पानी आपके गांव में ज़्यादा से ज़्यादा रुकेगा और उसका फायदा आपकी फसलों की सिंचाई के लिए भी होगा, आपके गौ पशुओं के लिए भी होगा। साथ ही साथ यह रुका हुआ वर्षा जल आपके ज़मीन में नीचे की तरफ उतरेगा और उतरने से क्या होगा कि भूजल का भी उद्वहन होगा, भूजल का स्तर ऊपर आएगा। जल का संरक्षण जमीन में करने के लिए दूसरा उपाय है कि वनीकरण। वनीकरण से तात्पर्य है पेड़ पौधों, बहुवर्षीय पेड़ों को लगाना। अब आपके लिए आपके क्षेत्र में कौन सा उपयोगी पौधा हो सकता है, इसका चयन आपको करना है। यदि आप फलदार पौधों का रोपण आप अपने खेत की मेड़ों में करते हैं या खेतों में करते हैं तो भी अपरोक्ष रूप से जल संरक्षण का कार्य करते हैं और इन पौधों की जड़ें जितनी गहराई तक जाती हैं उस पौधों के तने से, जड़ों से होते होते उतना पानी नीचे उतर जाता है और उसके बाद ही आगे पानी बढ़ पाता है। कुओं के पास सोख्ता निर्माण। कुओं, ट्यूबवेल और हैंडपंप के पास 2 से 3 मीटर हटकर गोलाई में गड्ढा करके उसमें बड़े बड़े पत्थर, फिर छोटे छोटे पत्थर, फिर सबसे ऊपर रेत भरें, जिससे वर्षा का जल सोखकर कुओं में पहुंचे। नहरों नालियों की सफाई। नहरों एवं सिंचाई नालियों की तलहटी में घास, फूस और मिट्टी इकट्ठा होकर जल परिवहन में बाधा उत्पन्न करती है, अतः गर्मियों में नालियों और नहरों की सफाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, हमें ऐसे उपाय करना चाहिए जिससे कि हमारे खेतों में जो वर्षा जल है या जो भी उपयोगी सिंचाई का जल है वह हमारी फसलों के उपयोग के बाद नीचे उतरे। ऐसा यदि करते हैं तो हम सतही जल को जो बह के हमारी पकड़ से बाहर चला जाता है उसका हम संरक्षण कर सकते हैं, भूजल का को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ हम अपने खेतों में अच्छी फसल का उत्पादन भी ले सकते हैं, जो कि पानी के अभाव में उत्पादन घट जाता है, उसकी गुणवत्ता घट जाती है। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। आम के बागों में इस समय फलों का विकास हो रहा है और इस अवस्था पर इन बागों में फल मक्खी कीट का प्रकोप होता है, जिससे फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है। साथ ही साथ ऐसे उत्पाद का बाजार में अच्छा मूल्य भी नहीं मिलता है। इसीलिए किसान भाइयों, आप फल मक्खी कीट की रोकथाम कैसे करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर नागेंद्र कुमार। कि वो जान रहे हैं कि अभी का ये जो समय है वो आम का सीजन चल रहा है और जो व्यावसायिक रूप में आम का खेती कर रहे हैं उनके लिए मैं एक बहुत महत्वपूर्ण कीट के बारे में बता रहा हूँ, जिसकी समेकित कीट प्रबंधन करके उनको लाभ हो सकता है। जो एक कीट है उसका नाम है फल मक्खी। फल मक्खी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर फल मक्खी का ज़्यादा प्रकोप हुआ तो इससे काफ़ी क्षति पहुंचती है और इसके चलते हो सकता है किसान भाइयों का जो आम का जितना फ़ायदा मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले कि इस आम के मक्खी को पहचानेंगे कैसे, तो किसान भाइयों
यह जो मक्खी होती है लाल भूरे रंग की एवं जो घरेलू मक्खी होती है जो हमारे घर में पाए जाते हैं उनसे थोड़ी सी बड़ी होती है। जो फल मक्खी है जो मादा है, नर चाहे मादा है, इनके सिर पर काले तथा सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं। दूसरा है जो मादा मक्खी है उनके वक्ष पर हरापन लिए हुए पीले रंग की लंबी मुड़ी हुई धारियाँ होती है। तो आप अगर इस तरह का लक्षण देखें कि वक्ष पे हरापन लिए हुए टेढ़ी मेढ़ी लंबी धारियाँ हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये मादा मक्खी है। इसके अलावा ये जो मादा मक्खी होती है वो लगभग आकार में 6 से 7 मिलीमीटर लंबा होती है और जो नर होते हैं अपेक्षाकृत मादा से छोटे होते हैं। और आप ये जानें कि अगर जहाँ पे समान तापमान है, मतलब कि टेम्परेचर का ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है, वहाँ पर ये फल मक्खी सालों भर पाई जाती है और ये अंडे समूह में देते हैं और ये फल के अंदर ही देते हैं। ये जो अंडे हैं जैसे ही फल के अंदर अंडा मादा देती है 3 दिन के अंदर वो फूट जाता है और जो उसमें से जो पिल्लू निकलते हैं वो धीरे धीरे फल को खाना शुरू करते हैं और वो लगभग 6 से 30 दिन तक का समय लगाते हैं वयस्क होने में। और जो पिल्लू का जो लास्ट स्टेज होता है वो फल खाने के बाद वो ज़मीन पे गिर पड़ता है, ज़मीन पे आ जाता है, मिट्टी के अंदर वो अपना शुष्क जो अवस्था है उसको पार करता है और ये लगभग 6 से 44 दिन तक मिट्टी के अंदर रहते हैं और इसके बाद फिर वयस्क जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो यही इसका जीवन चक्र है। अब किसान भाइयों मैं इसके प्रबंधन के बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि इस कीट के प्रकोप से बचने के लिए आप अर्ली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। दूसरा है आप अपने बागीचे की साफ सफाई हर सप्ताह करें और गिरे हुए फल चुनकर वहाँ से हटा दें या जमीन के अंदर उसको गाड़। अगले सीजन के लिए मैं बता रहा हूँ, जाड़े के मौसम में आप पेड़ के चारों ओर प्लाविंग करें ताकि जो मिट्टी है ऊपर नीचे हो और जो पीपा है वो सन के संपर्क में आने से नष्ट हो जाता है या मर जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपका बागीचा है तो उसमें आप फ्रूट फ्लाई जो फल मक्खी है उसका मॉनिटर कर सकते हैं। जो बागीचा है उसमें कितना प्रकोप हो रहा है। इसके लिए आपको क्या करना है कि मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप का हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आप मिथाइल यूजिनॉल और मालाथियान इनका मिक्सचर बनाएं 6:4:1 रेशियो है, मतलब 6 भाग इथेनॉल, 4 भाग मिथाइल यूजिनॉल और 1 भाग मालाथियान। आपको करना क्या है कि फल आने के बाद यानी कि जो अप्रैल के महीना के बाद आप 1 हेक्टेयर में लगभग 10 इस तरह का ट्रैप लगा सकते हैं और ये जो ट्रैप लगाएंगे लगभग 3 से 4 फीट ज़मीन से ऊपर लगाएंगे। तो ये करके आप मॉनिटर कर सकते हैं कि आपके बागीचे में कितना फल मक्खी का प्रकोप हो रहा है। इसके उपयोग से भी जो फल मक्खी है इसकी रोकथाम हो सकती है। अगर आपको फल तोड़ना है तो इसमें एक सावधानी रखें कि फल तोड़ने के 3 सप्ताह के पहले अगर आप डेल्टा मेथ्रिन का 2.5 EC एट द रेट ऑफ 0.5 ml पर लीटर और एजारेक्टिन 2 ml पर लीटर उपयोग करें। मतलब अगर फल तोड़ना है जब आप तोड़ने का शेड्यूल्ड है उससे 3 सप्ताह पहले आप जो मैंने ये कीटनाशक बताया है उसका प्रयोग करेंगे तो आप इस फल मक्खी से निजात पा सकते हैं। हमारे जिन किसान भाइयों ने फरवरी महीने में टमाटर की रोपाई की थी उनकी फसल में इस समय फल बन रहे हैं और फसल की इस अवस्था पर कुछ किसान भाइयों की फसल में फल बेधक कीट का प्रकोप देखने में आ रहा है। इस कीट से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप किस तरह करें इस कीट का नियंत्रण, तो इसकी जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एस एन तिवारी से। किसान भाइयों, टमाटर बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और हमारे प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में बहुत बड़े एरिया में इसकी खेती की जाती है। लेकिन देखा यह गया है कि किसान भाई कुछ छोटी छोटी गलतियां करते जाते हैं जिनकी वजह से टमाटर के खेतों में कीड़े मकोड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और उसके नियंत्रण के लिए किसानों को इतना ज़्यादा दवाओं का प्रयोग करना होता है कि बाद में उस दवा से भी किसी भी दवा के प्रयोग से वो कीड़े मकोड़े कंट्रोल यानी नियंत्रित में नहीं होते हैं और आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। हमारा वातावरण भी बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है। जब आप उस टमाटर को तोड़ करके दवा छिड़कने के तुरंत बाद तोड़ करके आप बाज़ार में बेचने जाते हो तो उस टमाटर को खाने वाले उपभोक्ता भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए टमाटर के खेती करने वाले किसानों को 2-3 मुख्य बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक तो सबसे मुख्य बात यह है कि किसी भी एक खेत में टमाटर
और सोलेनेसी कुल की अन्य फसलें जैसे बैगन हो गया, मिर्चा हो गया, इसकी खेती लगातार नहीं करनी चाहिए। अगर सोलेनेसी कुल के पौधे टमाटर, बैगन, मिर्च, आलू किसी खेत में इसकी बार बार लगातार खेती करेंगे तो इसके ज़मीन में इस प्रकार के विषाणु या जीवाणु यानी फंजाई वगैरह सब जमा हो जाएंगे कि कुछ दिनों के बाद ये सब पौधे आपको सूखने लगेंगे, भले प्रारंभिक अवस्था में हो या फल लगने की अवस्था में हो या फूल लगने की अवस्था में है, बहुत ज़्यादा संख्या में आपके पौधे सूख जाएंगे और आपकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखें कि किसी एक क्षेत्र में, बहुत बड़े एरिया में किसान भाई टमाटर ना लगाएं। आपस में राय मशवरा करके बारी बारी से अलग अलग वर्षों में अलग अलग किसान टमाटर लगाएं ताकि आपके इकोसिस्टम की डाइवर्सिटी, विविधता बनी रहेगी। अगर आपके क्षेत्र में विविधता रहेगी, विभिन्न प्रकार की फसलें होंगी, तो आपके टमाटर के खेतों में कीड़ों मकोड़ों की समस्या कम होगी। दूसरी बात, आप क्रॉप रोटेशन को अवश्य अपनाएं, मैंने टमाटर के बाद फिर दोबारा टमाटर, बैगन या मिर्च न लगाएं, कुछ अन्य फसलें भी ले लें ताकि रोग पैदा करने वाले जीवाणु आपके खेतों में ज़्यादा पैदा न हो। तीसरी बात यह है कि जब कभी भी टमाटर की खेती आप करते हैं और जब आपके फल ग्रसित हो जाते हैं तो देखा गया है कि उन फलों की तोड़ाई करने के बाद अच्छे फल तो आप बाज़ार में बेच देते हैं, लेकिन जो कीट ग्रसित टमाटर हैं उसको आप खेत के किनारे ही ऐसे ही फेंक देते हैं, नालियों में या गड्ढों में या कहीं भी आप खेत के किनारे ऐसे ही फेंक देते हैं और इन सड़े गले टमाटरों के अंदर ही कीटों का जीवन चक्र चलता रहता है और वहीं से नए नए कीट पैदा होकर के आपके खेतों में जा कर के अंडा देते रहते हैं, फिर उनका कई जीवन चक्र चलता रहता है और आपकी गलती की वजह से ही इन कीटों को ऐसा अवसर मिल जाता है कि आपके खेत में ही कई बार जीवन चक्र चलाकर आपके खेतों को ज़्यादा नुकसान पहुंचा दें और उनके नियंत्रण को करने के लिए आपको विभिन्न प्रकार की दवाओं का प्रयोग करना पड़े। तो मुख्य बात से आपको इस बात की ध्यान रखनी चाहिए कि जब कभी भी अगर आपके खेत में, टमाटर खेत में कोई कीड़ा लगता है तो जिस भाग में कीड़ा लगा हो, फल हो, उसको आप तोड़ करके कीट ग्रसित फल को आप ज़मीन के अंदर दबा दीजिए या उसे नष्ट कर दीजिए, खेत के पास बिल्कुल मत भेजिए। या पत्तियों में कोई रोग लगा हो या कोई कीड़े लगे हों, उन पत्तियों को भी तोड़ करके, काट करके, उनको सुखा करके जला दीजिए। चौथी बात यह है कि जब आप टमाटर की फसल लगा रहे हों तो टमाटर के साथ साथ जो गेंदा होता है, अफ्रीकन गोल्ड या आपके क्षेत्र में जो भी गेंदा पाया जाता है, गेंदे की भी एक या दो लाइन लगा दें। टमाटर की फसल में फल बेधक का प्रकोप लगभग हर वर्ष होता है, हर एक खेत में होता है और इस फल बेधक के प्रकोप से फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फल बेधक को नियंत्रित करने के लिए या उनकी संख्या को कम करने के लिए अगर आप टमाटर के साथ साथ गेंदा भी एक या दो लाइन में लगा लेंगे तो टमाटर का फल बेधक है, उसका एक प्रिय भोजन गेंदा भी है, तो इसकी जो सुनियाँ हैं वो टमाटर को छोड़ करके गेंदे के ऊपर आकर के उसको खाना प्रारंभ करेंगी। फिर गेंदे के ऊपर छिड़काव करके आप उन सुनियों को मार सकते हैं। इसके लिए आपको टमाटर के ऊपर कोई छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विज्ञान विभाग सीहोर, जबलपुर, मुरैना और रामपुर से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसानों के लिए सलाह। आने वाले दिनों में तेज गति से शुष्क हवाओं के साथ मौसम में बदलाव एवं अधिकतम न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी का अनुमान है। हवाओं की दिशा पश्चिम से होने के कारण हवा की गति अपेक्षाकृत हवा एवं गर्मी में बढ़ोतरी बने रहने के आसार हैं। अतः गन्ने के पौधों की पत्तियों को आपस में बांध दें, जिससे तेज हवा के कारण हानि न हो। खेत में नरवाई में आग न लगाएं। मिट्टी परीक्षण हेतु नमूना लेकर निकटतम कृषि विभाग के निकटतम मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में भेजें। ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई करें।
गन्ने की फसल में भारी मिट्टी में 12 से 15 दिन बाद तथा हल्की मिट्टी में 8 से 10 दिन के अंतर पर सिंचाई अवश्य करें। शरदकालीन गन्ने में उर्वरक की अंतरिम मात्रा देकर रीजर की सहायता से मिट्टी चढ़ाएं। आगामी मौसम को देखते हुए फलदार वृक्षों की शाखाओं को सहारा दें, जिससे तेज हवा से हानि ना हो। अधिक गर्म एवं आर्द्र मौसम लगातार रहने पर मूंग आदि फसलों एवं सब्जियों में सफेद मक्खी एवं अन्य रस चूसक कीटों के प्रकोप की संभावना है। इनके द्वारा पीला मोज़ेक वायरस रोग फैलता है। नियंत्रण के लिए इथोपेन प्रॉक्स 10 EC 1 लीटर दवा 500 लीटर पानी के साथ मिलाकर छिड़काव करें। लौकी, गिलकी, तुरई, करेला तथा भिंडी, तरबूज एवं खरबूज में बादल युक्त मौसम रहने के कारण रस चूसक कीट के प्रकोप की संभावना है। नियंत्रण के लिए थायोमिथोक्सिम या एसिटामिप्रिड दवा 0.35 से 0.45 ग्राम प्रति लीटर के मान से छिड़काव करें। ग्रीष्मकालीन कद्दू वर्गीय सब्जियों में 2 पत्ती एवं 4 पत्ती की अवस्था पर एथ्रेल 200 से 250 ppm 1 ग्राम दवा प्रति 4 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। 2 पत्ती पर एवं 4 पत्ती की अवस्था पर ही 2 बार छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों में किंकर या डायबेक कीटों की रोकथाम के उपाय करें। बेर में इस समय फ्रूट फ्लाई नियंत्रण के उपाय करें। देशी बेर की झाड़ियों में पैबंद या कलिकायन हेतु कटाई करें। फलदार वृक्षों के तनों पर बार ईटिंग कैटरपिलर या छाल खाने वाली इल्ली दिखाई देने पर इनके बनाए हुए स्थानों पर मिट्टी का तेल या कोई भी कीटनाशक दवा छेदों में डालकर गीली मिट्टी से ढक दें। मुर्गी घर की छत पर टाट या घास फूस के साथ छांव की व्यवस्था करें। साथ ही पीने के लिए ठंडे पानी की उचित व्यवस्था करें। मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए पशुओं को दिन में 11 से 4 बजे के बीच चारागाह न भेजें। खासकर भैंस वर्गीय पशुओं का इससे दुग्ध उत्पादन प्रभावित हो जाता है। पशुओं को गलघोंटू एवं लंगड़िया रोग से बचाव हेतु टीकाकरण करें। टीके 25 अप्रैल से 25 मई के बीच अवश्य लग जाने चाहिए व भेड़ों में फड़किया रोग का टीका लगाएं। गर्मी को देखते हुए पोल्ट्री पशुओं में कूलर की व्यवस्था करें, जिससे तापमान को कम किया जा सके। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम माधवगढ़ जिला मुरैना के कृषक राजेंद्र पटेल ने। यह गिर गाय की पहचान, लक्षण एवं उसके प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो राजेंद्र पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि देशी गौ पालन और संवर्धन के लिए गिर गाय क्या है और कैसे इसका देखरेख कर सकते हैं। गिर गाय मुख्य रूप से लाल कलर की होती है और इसका जो गिर गाय का जो सिर होता है वो एकदम समतल आकार का होता है और सींग इसके एकदम कर्व लिए होते हैं। इसी के साथ साथ इसका डुअल गल कंबल है, ये काफ़ी लटका हुआ रहता है और इसी के साथ साथ जो इसका थंब है एकदम उभरा हुआ रहेगा और लाल और धूसर कलर में रहेगी। इसके ऊपर हल्के हल्के सफ़ेद चकते भी दिखाई देते हैं। इसका गल कंबल लटका रहता है। मुख्य रूप से जो इसका गिर की जो पहचान है वो इसके फोरहेड और इसके पत्तीनुमा जो कान होते हैं, लटकते हुए पत्तीनुमा कान से प्राप्त कर इस गिर की नस्ल को पहचाना जा सकता है। गिर गाय मुख्य रूप से दूध के लिए पाली जाती है और इस गाय का जो 300 दिन में लगभग 1500 से 1800 लीटर इसका दुग्ध उत्पादन हो जाता है। एवरेज प्रतिदिन के हिसाब से इसका दूध उत्पादन 8 से 10 लीटर इस गिर गाय का दूध उत्पादन प्राप्त हो जाता है। किसान भाइयों, गिर गाय की किस तरह से करें देखरेख एवं कितनी मात्रा में खिलाएं हरा चारा तथा संतुलित आहार जिससे आपको अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके, चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। गिर गाय के मुख्य रूप से इसकी देखभाल के लिए इस गाय को सूखा चारा 6 से 8 किलो, इसी के साथ साथ 15 किलो हरा चारा और दूध के अनुपात में इसको संतुलित आहार खिलाते हैं। गिर गाय में रोग एवं दूसरी बीमारियों का प्रकोप कम होता है क्योंकि यहाँ की जलवायु के अनुकूल
देसी गायों में मुख्य रूप से गिर गाय पाल सकते हैं। और इस गाय को यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ज़्यादा बीमारियों का प्रकोप नहीं रहता है। मुख्य रूप से इस गाय को हर 4 महीने में एक बार कृमिनाशक दवा जो एल्बेंडाजोल होती है, यदि गाय गाभिन होती है तो फेनबेंडाजोल दवा का यूज़ करते हैं। वो 100 ml दवा प्रति गाय दे देते हैं और हर 4 महीने में उस दवा का यूज करते हैं। इसके बाद थोड़ा बहुत जो बाह्य परजीवी होते हैं, चिचड़ियाँ और जुइयाँ होती है, इसके लिए इस गाय में ब्यूटॉक्स 1 लीटर पानी में 3 ml ब्यूटॉक्स डाल के इसके बॉडी के ऊपर स्प्रे कर देते हैं ताकि मच्छर, जुएँ आदि का प्रकोप इस पर नहीं हो पाता है। इस गीर गाय की नस्ल में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिस कारण इनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो किस प्रकार से करें इन रोगों से बचाव, आइए जानते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे जो टीकाकरण है, इन गायों में अप्रैल मई में गलघोटू और लंगड़ा बुखार का टीका लगा देते हैं। इसी के साथ साथ जो खुरपका और मुंहपका रोग है उसके लिए अक्टूबर और दिसंबर में इसका टीका लगा देते हैं ताकि आने वाले समय में रेनी सीजन में किसी प्रकार का रोग नहीं हो पाता है। इन गायों से लगभग अच्छी यदि खिलाई पिलाई करते हैं तो प्रतिदिन 8 से 10 लीटर दूध उत्पादन होता है और गाय के दूध में 4.5% तक वसा प्रतिशत पाई जाती है। इस प्रकार किसान भाई गिर गायें पालकर अपनी एक आमदनी का जरिया बनाकर अधिक से अधिक इन गायों से मुनाफा प्राप्त कर सकता है। गिर गाय मुख्य रूप से दूध के लिए पाली जाती है और इस गाय का जो 300 दिन में लगभग 1500 से 1800 लीटर इसका दुग्ध उत्पादन हो जाता है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गर्मी में खेत की गहरी जुताई के लाभ पर जानकारी। आधुनिक तरीके से खरबूजा की खेती करके अच्छी आय ले रहे एक सफल किसान से मुलाकात। हमें उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है anndatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010484599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।